अब देखो फिजिक्स में अपने हो गया था कूलाम नियम पढ़ा था। कूलाम नियम किसको बताता है? दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल को, बल का परिमाण बताता खाली कूलाम नियम। वो कहता है दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 है तो उनके मध्य लगने वाला बल इसके क्या होगा? समानुपाती, बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती के नियतांक आ जाएगा। के का मान 9 × 10⁻9 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलाम स्क्वायर था के का मात्रक। इसके बाद सदिश निरूपण पढ़ा था। सदिश निरूपण में आपने देखा अगर दोनों ही धनात्मक आवेश है, सजातीय आवेश है, Q1 Q2 का मान 0 से बड़ा है तो उन पर लगने वाले बलों की दिशा इस प्रकार होगी। मतलब एक आवेश के कारण लगने वाले बल की दिशा दूसरे आवेश पर लगने वाली दिशा के विपरीत होती है और वो इस प्रकार होती है। तो पहली बात तो इसमें क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, ये सिद्ध किया था। दूसरी बात, ये दोनों आवेश एक दूसरे पर विपरीत दिशाओं में बल लगाते हैं और ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, इसको सिद्ध करता है। दूसरा, जब Q1 Q2 0 से छोटा है तो आप सीधा करके देखा था आपने, बिना किए आप सीधा ही बता सकते हो। इसी प्रकार जब दोनों आवेश विजातीय आवेश है तो क्या होंगे? इस तरह से होंगे बलों की दिशा। ये आवेश इस पर इस दिशा में बल लगाएगा और ये आवेश इस आवेश पर इस दिशा में बल लगाएगा। बलों की दिशा तो दोनों में विपरीत है, एक ही दिशा में थोड़ी है। एक दिशा में कैसे होते हैं? एक बल पहला भी इसी दिशा में और दूसरा भी इसी दिशा में, उसको कहते हैं एक ही दिशा में लगने वाले बल। ये भी विपरीत है, दोनों में क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लग रहा है। जितना बल ये उसमें लग रहा है उतना ही इसके द्वारा इसमें लग रहा है, लेकिन दोनों दिशाएं अलग अलग है। दूसरी बात, ये किसको दर्शाता है? आकर्षण को, आपस में एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये सदिश निरूपण था जिसमें दिशा बता रहा था। इसके बाद अगला टॉपिक है बहुल आवेशों के कारण बल। और इसका ही नाम है अध्यारोपण सिद्धांत। मान लीजिए यहाँ पर कोई आवेश है Q1, यहाँ आवेश है Q2, यहाँ मूल बिंदु O है। O के सापेक्ष इसका जो स्थिति सदिश होगा वो R1 सदिश होगा, R2 सदिश होगा। R3 सदिश होगा। तो ये Q1 का स्थिति सदिश Q2 के सापेक्ष R12 सदिश होगा। इसके कारण इस पर जो बल लगेगा उसकी दिशा इस तरफ होगी। अगर दोनों ही क्या है? सजातीय आवेश है, F12 सदिश। इस Q3 के कारण भी इस पर एक बल लगेगा Q1 पे, 1 पर लग रहा है किसके कारण? 3 के कारण, तो ये F13 सदिश होगा। इस तरह से बल लगेंगे। तो ये कहलाता है बहुल आवेशों के कारण बल। इसकी परिभाषा होगी इस तरह से, किसी आवेश पर अन्य कई
तो इस पर जो बल लगेगा Q1 पर, वो बल लगेगा F1, इस दिशा में होगा। ये समांतर चतुर्भुज नियम का पालन करेगा। समांतर चतुर्भुज नियम के अनुसार अगर दो बल किसी भी समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं द्वारा दिए जाते हैं तो उनका जो परिणामी होगा वो किसके द्वारा आएगा? विकर्ण के द्वारा। तो विकर्ण की दिशा में कौन है बल? F1। परिणामी का मतलब इन दोनों का क्या होगा? योग होगा। F1 जो होगा वो F13 और F12 का क्या होगा? योग होगा। यहाँ पर आवेश है Q1, इस Q1 पर बल लग रहे हैं, तो यहाँ आप Q1 लिख सकते हो। जो नेट बल है उन सभी बलों के इस पर जो बल लगेगा F1, वो उन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होगा जो ये Q1 लगाएगा, Q2 लगाएगा, Q3 लगाएगा, Q4 लगाएगा। तो इस Q1 पर एक Q2 और एक Q3 दो बल लग रहे, तो इसकी दिशा में लगने वाला बल और इसका, इन दोनों के सदिश योग के बराबर होगा। और इसका सदिश योग का सूत्र वही समांतर चतुर्भुज का नियम आएगा। एक इस दिशा में है, इस भुजा की दिशा में, दूसरा इस भुजा की दिशा में, तो इसका जो परिणामी होगा, जो नेट बल होगा, वो किस दिशा में जाएगा? विकर्ण की दिशा में, और इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो उन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है जो उन आवेशों द्वारा, कौन से आवेश? ये जो अलग अलग है Q2, Q3, Q4, इस तरह के बल होंगे। ये होता है अध्यारोपण का सिद्धांत। किसी भी एक आवेश Q1 पर अन्य बहुत सारे आवेश है, उनके द्वारा जो लगने वाला बल होगा नेट बल, वो उन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होगा जो इन आवेशों द्वारा लग रहा है इस पर। F13 का जो सूत्र होगा वो क्या होगा? Q1 पर लगा रहा Q3, तो K Q1 Q3 बट्टा क्या आएगा? R13, R13 तो होगा, वापस बना लेंगे। यहाँ पर कोई आवेश है Q1, इस पर एक दूसरा आवेश Q2 है, यहाँ पर आवेश Q3 है। इसकी दिशा में जो सदिश होगा वो होगा R। किसका स्थिति सदिश? Q1 का। किसके सापेक्ष? 2 के सापेक्ष ही आएगा। इधर जो स्थिति सदिश होगा वो होगा R1। Q1 का स्थिति सदिश किसके सापेक्ष? 3 के सापेक्ष, तो 3। इसके द्वारा इस पर जो बल लगेगा उसका नाम होगा F13 सदिश। इस दिशा में जो बल लगेगा F12 सदिश, और इनका जो परिणामी होगा वो इस दिशा में आएगा। Q1। इसको आप बना लोगे एक समांतर चतुर्भुज इस तरह से। ये परिणामी बल होगा F1 सदिश।
F13 सदिश या फिर F12 सदिश प्लस F13 सदिश, यह अध्यारोपण सिद्धांत होता है। F12 सूत्र क्या होता है कि एक आवेश Q1 है और दूसरा Q2 है, R सदिश, और R कौन सा होगा, 1 2 सदिश, इसका स्क्वायर आता खाली R12 का स्क्वायर, और इसकी दिशा भी देनी है तो R12 इकाई सदिश से इसकी दिशा आएगी। सदिश योग है तो सदिश में हमेशा दिशा जरूर आएगी। F13 के Q1 Q3 R13 का स्क्वायर, दिशा R13 की दिशा में, क्योंकि ये R13 इसी दिशा में बल लग रहा है, बल की दिशा चेंज नहीं हो रही। R12 है तो इसी दिशा में बल लग रहा है, तो ये F13 और F12, इसका परिणामी अगर F1 है तो ये इन दोनों के सदिश योगफल के बराबर आएगा। बस ये लिखना। या फिर आप लिख सकते हैं F1 सदिश, के सब में कॉमन आएगा, Q1 सब में कॉमन है, एक बार Q2 आएगा और एक बार Q3 आएगा। और फिर आएगा Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R12 के। दो से ज्यादा अगर बल हो, जैसे दो के लिए था वैसे ही इस तरह से आप कितने ही बल हो आगे से आगे लिखते जाएंगे, F12 F13 F14 F15 इस तरह से लिख सकते हैं। ऊपर Q2 Q3 Q4 Q5 आ जाएगा अंदर, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। Q2 Q3 Q4 इन सबका योग आ रहा है ना, तो ये आ जाएगा समेसन Q2 Q3 Q4, इसलिए इसको लिख देंगे QI। R1 तो सब में फिक्स है, यहाँ पर आ जाएगा I, ये चेंज होगा, ये 1 सब में आएगा, यहाँ पे आ जाएगा I और इस पे आ जाएगा। ये होता है अध्यारोपण सिद्धांत। तो बिल्कुल सिंपल है। अगर कोई भी एक आवेश है, उस पर अन्य आवेशों के कारण जो लगने वाला नेट बल है, उन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होगा। इनके द्वारा लगाया जाता है, उन आवेशों द्वारा Q1 पर क्या लगाया जाता है, अलग अलग उनके योग के बराबर होगा। F12 में ये दो आवेश आएंगे Q2 और Q1। F13 में ये दो आवेश होंगे Q1 और Q3। सजातीय आवेश होंगे तो इस दिशा में होगा, विजातीय आवेश होंगे तो आकर्षित करेंगे, इसकी दिशा इधर हो जाएगी और उसकी दिशा उधर है, तो फिर ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या होगा, ये माइनस में आएगा और वो प्लस में आएगा, एक प्लस और एक माइनस। ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको, के का मान 1/4πε0 होता है, Q1 तो है ही पहले से ही।
ये भी ध्यान रखना, कोई एक आवेश है उसके कारण जो बल लग रहा है ना, उस पर दूसरे आवेश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। Q1 पर अगर Q2 बल लगा रहा है तो Q3 क्या बल लगाएगा, कितना लगाएगा, उसका प्रभाव Q1 और Q2 के बीच नहीं होगा। सभी बल आपस में स्वतंत्र होंगे बल लगाने के लिए। ये ये परिभाषा है किसी एक आवेश के कारण लगने वाला बल जो विशिष्ट बल होगा, विशिष्ट का मतलब स्पेशल, जैसे ये Q1 आवेश है, ये धनात्मक है और ये भी धनात्मक है, तो इसके द्वारा जो इस पर लगेगा बल क्या होगा, F12। ये Q3 आवेश है, ये अगर ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, तो इस पर जो बल लगेगा वो इस दिशा में लगेगा। अगर ये भी धनात्मक होगा तो किस दिशा में लगेगा, इस दिशा में। तो ये इसके कारण ये जो F13 बल लग रहा है ना, इस बल को ये जो दूसरे आवेश है Q2 Q3 और ये Q4, ये इसको प्रभावित नहीं करेगा और ये भी इसको प्रभावित नहीं करेगा। ये जितना कूलाम्ब नियम में लग रहा था उतना ही यहाँ लगेगा, चाहे 2 आवेश हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 10 हो, या फिर 50 हो। 50 आवेश अलग अलग है, उनके द्वारा Q1 पर जो बल लगेगा नेट बल, वो तो इनके सदिशियों के बराबर होगा, लेकिन इसके अलावा अगर 49 और आवेश है इसको छोड़कर, तो इसके द्वारा जो बल लग रहा है यहाँ पर, ये अकेला होता तो भी इतना ही बल लगाएगा, और इसके आसपास में ये इतने आवेश होंगे तो भी बल ये इतना ही लगाएगा। ये बात है इसके कहने का, अप्रभावित रहने का मतलब ये है। ये कह रहा है किसी एक आवेश के कारण लगने वाला बल, मतलब इस Q2 के कारण जो लगने वाला बल है, विशिष्ट बल इसलिए कहा क्योंकि ये केवल और केवल किसका बल है, F12 Q2 का है, विशिष्ट इसके लिए। ये जो बल होगा ये अन्य आवेशों के कारण, अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण ये प्रभावित नहीं होता। मतलब ये 2 आवेश है पास में तो भी ये इतना ही बल लगाएगा, और आसपास में अगर 1000 आवेश है तो भी ये Q2 Q1 पर बल जो लगाएगा वो इतना ही लगाएगा, कि Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर, और दिशा होगी इसकी दिशा। ये बात है। इन 2 आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल है वो अन्य आवेशों के कारण प्रभावित नहीं होता। ये जो नेट आवेश है, नेट बल है, नेट बल ही परिवर्तित होता है। जैसे जैसे आवेश बढ़ाओगे नेट आवेश क्या होगा, परिवर्तित होगा, घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। अगर बलों की दिशाएं अलग अलग है, एक में आवेश, एक में क्या हो रहा है आकर्षण और दूसरे में प्रतिकर्षण हो रहा है, तो फिर क्या होता है, घटता है बल। दोनों ही आवेशों, दोनों ही बल प्रतिकर्षित कर रहे हैं, दोनों ही प्रतिकर्षण वाले बल है, तो फिर जुड़ेंगे, दोनों आकर्षण वाले तो भी जुड़ेंगे। या 2 से अधिक 3 4 5 10 बल लग रहे हैं, सभी एक ही प्रकृति के आकर्षण के ही है तो जुड़ेंगे। कुछ प्रकृति है जिसमें प्रतिकर्षण की है और कुछ में आकर्षण की है, तो क्या होगा, घटाव बाकी होगी। ये ध्यान रखना, एक आवेश के कारण जो लग रहा बल है वो दूसरे आवेशों के कारण प्रभावित नहीं होता है, ये बात है। इसके बाद में आ रहा है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र को समझने के लिए हम यह मानते हैं कोई भी आवेश है Q, ये Q आवेश रखा है, धनात्मक आवेश मान लिया आपने, या ऋणात्मक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक टेस्ट करेंगे, एक और दूसरा आवेश लेके आएंगे इसके पास, स्मॉल Q, हमने इसको नाम दे दिया
इसको लेके आएंगे इसके पास, मान लीजिए यहाँ रखा ओ पे या ये बिंदु पे रखा, तो ये इस पर किसी भी प्रकार का बल नहीं लगा रहा है क्योंकि दूरी क्या है, बहुत ज्यादा है। फिर आपने यहाँ थोड़ा सा नजदीक लेके आए, यहाँ लेके आए, अब भी मान लीजिए बल नहीं लगा रहा है, यहाँ लेके आए सी बिंदु पर, तब आपको इसमें या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का थोड़ा सा अनुभव हुआ। बल का अनुभव हुआ इसका मतलब ये जो दूसरा आवेश है प्लस क्यू, ये इसके विद्युत क्षेत्र के अंदर आ गया है। अब ये कहाँ है, इसके विद्युत क्षेत्र के अंदर। विद्युत क्षेत्र से बाहर है, जब तक इससे दूर है तब तक इसके ऊपर बल नहीं लगा रहा। जैसे यहाँ आया बल लग रहा, मतलब इसके चारों ओर एक ऐसा एरिया है जिसमें अगर किसी दूसरे आवेश को लेके आओ तो ये क्या कर रहा है, बल लगा रहा है। इस एरिया से बाहर है तब तक तो इसके अंदर कोई भी आवेश लेके आओ ये कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है। जैसे ही इस एरिया के अंदर आप किसी दूसरे आवेश को ला रहे हैं, या तो आकर्षण करेगा या प्रतिकर्षित आकर्षित कुछ कुछ कर रहा है, आकर्षण या प्रतिकर्षण लगा रहा है। इसका मतलब अब जो आवेश है वो इसके विद्युत क्षेत्र के अंदर आ गया है। तो प्रत्येक आवेश के चारों तरफ क्या होता है, एरिया होता है, क्षेत्र होता है, जिसमें अन्य दूसरे आवेश को लाने पर वो या तो उसको आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। वो जो एरिया होता है, वो जो क्षेत्र होता है, वो क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो विद्युत क्षेत्र कौन उत्पन्न करेगा, एक आवेश उत्पन्न करेगा। बिना आवेश के विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। पहले से ही अगर कोई आवेश विद्यमान है तो वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। इसको हम कहते हैं स्रोत आवेश, सोर्स। स्रोत जो उत्पन्न करता है, जो क्रिएट करता है, पैदा करता है। किसके कारण हो रहा है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न, इसी के कारण तो हो रहा है। ये तो हमारे पास था ही नहीं पहले, इसको तो हम दूर से लेके आ रहे हैं इसके पास। जब तक यहाँ पर रखोगे चारों तरफ, इस एरिया में रखोगे, ये कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करेगा। और जैसे ही आपने यहाँ रखा, ये इस पे बल लगाएगा, या तो इसको खींचेगा अपनी ओर या फिर इसके इधर लाने का क्या करेगा, विरोध करेगा। विरोध करेगा तो प्रतिकर्षण है, खींचेगा आकर्षित करेगा तो विरोध भी हो सकता है, या फिर इसको आकर्षित भी कर सकता है। दोनों ही बातें हो रही, इसलिए इसको कहते हैं स्रोत आवेश। जिस आवेश को आप यहाँ लेके आ रहे हैं टेस्ट के लिए, जिसका आप टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट का मतलब परीक्षण कर रहे हैं, वो कहलाता है परीक्षण आवेश। ये परीक्षण आवेश है। और आप जनरली ज्यादातर आप इसको क्या मान रहे हैं, धनात्मक मान रहे। कुछ भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन आप इसको क्या मान रहे, धनात्मक आवेश मान रहे। तो विद्युत क्षेत्र किसको कहते हैं, परिभाषा आ गई समझ में, हम यहाँ लिख देंगे, वही बात लिखनी है। किसी आवेश की कोई भी आवेश है उसके चारों तरफ का वो क्षेत्र, हमने कहा था ये क्यों आवेश यहाँ रखा हुआ है, इसके चारों तरफ इस एरिया में लाते हैं अगर दूसरे आवेश को, तो ये विरोध करता है। इससे बाहर है तो न तो इसका विरोध करेगा, न इसको आकर्षित करेगा, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करेगा। इसका मतलब वो बिंदु उसके विद्युत क्षेत्र में नहीं है। पास में लगने पर ये विरोध या आकर्षण करना शुरू कर देता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण करना शुरू कर देता है। इसका मतलब इसके विद्युत क्षेत्र में दूसरा आवेश आ गया है। तो किसी भी आवेश के चारों तरफ का वो क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश, जो अन्य आवेश लाओगे उसको हम क्या कहेंगे, परीक्षण आवेश। यहाँ पर ले लीजिए क्यों, लाने पर
वो आवेश क्या करेगा, बल का अनुभव करेगा। बल का अनुभव करेगा मतलब या तो उसकी ओर खींचेगा या फिर क्या करेगा, विरोध का अनुभव करेगा, प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा। तो ये विद्युत क्षेत्र की परिभाषा हो गई। जनरली सामान्यतः क्या होता है, परीक्षण आवेश को हम धनात्मक आवेश लेते हैं। कुछ भी हो सकता है, धनात्मक ऋणात्मक। हम अभी जो क्वेश्चन करेंगे उनमें धनात्मक आवेश लेंगे परीक्षण आवेश को। आगे परिभाषा समझ में। कोई भी आवेश रखा हुआ उसके चारों तरफ का वो एरिया जिसमें दूसरे आवेश को लाने पर वो प्रतिकर्षण या आकर्षण अनुभव करता है, वो कहलाता है उसका विद्युत क्षेत्र। अगर विद्युत क्षेत्र से बाहर कोई दूसरा आवेश रखते हो तो न तो आकर्षित करेगा न ही प्रतिकर्षित करेगा। विद्युत क्षेत्र के अंदर लाओगे, जहां तक उसकी रेंज है, उसका परिसर है, वही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। उसकी पहुंच से बाहर है, आउट ऑफ कवरेज है, तो फिर वो न तो आकर्षण करेगा और न ही प्रतिकर्षण करेगा। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ये आपने मान लिया यहाँ पर बिंदु वो है, क्यों आवेश रखा हुआ है। यहाँ पर दूसरा आवेश, परीक्षण आवेश आप क्यों लेके आ गए। ये आपने धनावेश लिया है और ये भी क्या है, प्लस क्यों लिखा हुआ, धनावेश है इस बिंदुओं पर। ये आ गया बिंदु पी, पी पर आवेश लगा हुआ क्यों। इसके कारण इस पर क्या होगा, कौन सा लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। प्रतिकर्षण ही लगेगा। मान लीजिए ये दूरी r है इन दोनों के बीच, और इस दिशा में जो सदिश है उसका नाम क्या है, r सदिश है। अब जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी जो होगी वो इस पर, इसके कारण इस पर लगने वाले बल की दिशा में होगी। तो इस आवेश, जो स्रोत आवेश है उसके कारण ये स्रोत आवेश कहलाएगा। ये परीक्षण आवेश होगा। मान लीजिए ये इसका विद्युत क्षेत्र है। तो इसमें जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कहाँ होगी, बाहर की तरफ होगी। बाहर की तरफ क्यों होगी, क्योंकि ये भी धनावेश है, ये भी धनावेश है। कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण। तो प्रतिकर्षण होगा तो बाहर की तरफ r1 की दिशा में तो लगेगा।
परीक्षण आवेश Q के कारण ये स्रोत आवेश है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E सदिश बराबर होगा कि एक आवेश है Q, कौन सा? स्रोत आवेश पे ही निर्भर करेगी। यहाँ हो जाएगा R1 स्क्वायर और ये आ जाएगी R1 के। ये होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, समीकरण नंबर। परंतु हमें पता है इस आवेश Q के कारण Q पर लगने वाला बल F बराबर क्या होगा? K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर और होगा R कैप। सदिश है इसलिए दिशा लिखनी जरूरी है। ये सूत्र होता है F सदिश का। समीकरण नंबर 2। 1 और 2 से देखो, अगर आप 2 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा? दो में 1 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा F सदिश बटा E सदिश। इसका भाग इसमें चला गया, इसका भाग इसमें दोगे, K का भाग K में चला गया, Q का भाग Q में, R स्क्वायर का भाग R स्क्वायर में चला जाएगा। बचेगा क्या खाली? क्यों बचेगा? इसका मतलब F सदिश बराबर लिख सकते हैं Q गुणा इस सदिश, या फिर इस सदिश की जगह आप लिख सकते हैं F सदिश अपॉन Q। मात्रक होगा इसका बल का न्यूटन प्रति कूलम। विमा तो न्यूटन मतलब बल है, F है, F बराबर ma होता है सूत्र, बट्टा Q कर दो। ये हो जाएगा m द्रव्यमान, त्वरण का सूत्र मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और बट्टा Q। ये हो जाएगा m, ये हो जाएगा L सेकंड की घात -2 और Q की घात -1 कूलम इनवर्स। ये होगी इसकी वैल्यू। तो ये सूत्र होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये एक सदिश राशि है, ये लिख लेना, और इसकी दिशा
इस आवेश स्रोत आवेश Q के कारण जो बल लग रहा है उसकी दिशा में होगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर कोई भी स्रोत आवेश ये Q लिया हुआ है, इसके कारण इस पर जो बल लग रहा है वो होगा F सदिश। अगर बल F सदिश है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होगा वो ये होगा, E सदिश बराबर KQ/R² और R1 कैप। ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसको विद्युत क्षेत्र को क्रिएट कौन करता है, उत्पन्न कौन करता है? कौन करता है? स्रोत आवेश। ये तो हम परीक्षण के लिए लाते हैं, हम पास में लाके देखते हैं कहां कहां तक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया इसने। तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न पहले ही हो चुका है। जब ये आवेश नहीं होगा परीक्षण आवेश, तो भी क्या होगा? विद्युत क्षेत्र तो होगा, क्योंकि ये तो उपस्थित है। ये चाहे कोई भी आवेश हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो हम बाद में लाए टेस्ट के लिए, कहां तक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया है इसने। अब इस विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कितनी है, इस पर इस आवेश का कोई भी रोल इसमें नहीं है, क्योंकि ये अगर विद्युत क्षेत्र के अंदर आएगा तो ही इस पर क्या लगेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण। अगर ये आवेश इस आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर नहीं है, बाहर है, और बाहर है तो इसका परिमाण चाहे कितना ही है, इसकी दिशा चाहे कैसी है, ये इसको प्रभावित नहीं करेगा। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसमें कौन से आवेश का रोल होता है, स्रोत आवेश का। जबकि जो बल होता है, बल में दोनों ही आवेशों का रोल होता है। बल में दोनों ही आवेशों का रोल होता है ना, हमने पढ़ा था कूलॉम नियम में। इसमें तो किसका रोल होगा, खाली जो स्रोत आवेश है, तो इसका सूत्र हो जाएगा KQ/R², और ये R कैप हो जाएगा। इसलिए इसमें जो दूसरा आवेश है परीक्षण आवेश, वो इसमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हमें पता है बल तो ये होता है, दोनों में अंतर देखो किसका है, Q इसमें गुणा में ज्यादा आ रहा बल में, तो भाग देंगे तो E/F बराबर Q आएगा, या F का मतलब होगा Q गुणा E। तो परिभाषा तो क्लियर है, कोई भी स्रोत आवेश लिया आपने Q, इसके चारों तरफ ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें दूसरे आवेश, इस क्षेत्र के अंदर अगर दूसरा आवेश लाते हैं तो वो आकर्षण या प्रतिकर्षण करेगा। तो जो वो क्षेत्र होता है वो इसका क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र। अगर कोई भी आवेश इस विद्युत क्षेत्र से बाहर है तो ये कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करेगा, न आकर्षित होगा न प्रतिकर्षित होगा। तो ये जो आवेश है ये पहले ही अपना विद्युत क्षेत्र क्या कर लेता है, उत्पन्न कर लेता है। जहां भी रखोगे इसको ये विद्युत क्षेत्र बनाएगा। उस क्षेत्र के अंदर किसी को लाओगे तो वो आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा, उस क्षेत्र से बाहर है तो ये कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करेगा, पहली बात तो। इसलिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो ओनली किस पर निर्भर कर रही है, क्यू पर, स्रोत आवेश। और स्रोत आवेश अगर आपने एक बार रख दिया क्यू यहाँ पे, इसने अपना विद्युत क्षेत्र क्रिएट कर लिया, तो ये तो फिक्स हो जाता है इसका मान। अब दूसरा आवेश आप ये भी लेके आ सकते हैं, Q1 ला सकते हैं, Q2 ला सकते हैं, Q3 ला सकते हैं, ये आवेश आप बदल सकते हैं। लेकिन जो स्रोत आवेश है वो एक बार एक क्षेत्र के लिए स्रोत आवेश क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है, ये फिक्स है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस आवेश Q को अगर आप यहाँ रख देंगे तो ये दूरी क्या हो जाएगी, R1 हो जाएगी। दूरी चेंज हो सकती है, ये चेंज नहीं होगा। यहाँ रखोगे ज्यादा पास तो ज्यादा आपको प्रतिकर्षण या आकर्षण झेलना पड़ेगा। या R2 ले लो, और इससे दूर यहाँ भी रख सकते हो, ये क्यों आवेश R3 ले लो। आप क्या बदल सकते हैं, दोनों के बीच की दूरी को बदल सकते हैं। ये तो फिक्स हो गया स्रोत आवेश।
तो इस विद्युत क्षेत्र को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? के क्या होता है? फिक्स होता है, नियत है ना के का मान। ये किसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं? अब ये स्रोत आवेश तो सेम रहेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं तो एक आवेश पहले क्रिएट कर चुका, इस पर भी निर्भर नहीं करता, इस पर भी निर्भर नहीं करता, और इस पर तो निर्भर करता ही नहीं है क्योंकि ये तो सूत्र में ही नहीं आता, मतलब इस पर डिपेंड नहीं करता, ये फिक्स है, नियत है, ये भी फिक्स, इसका तो कोई रोल ही नहीं है। अब रोल किसका है? आर स्क्वायर का। जैसे जैसे दूरी बढ़ती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है, तो किसी भी स्रोत आवेश से दूर जाने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कमी आती है, स्रोत आवेश के पास जाओगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में वृद्धि होती है, ये ध्यान रखना। अब देखो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो कैसे होगी, यहाँ पर आपने स्रोत आवेश मान लिया, ले लिया क्यू, बाहर की तरफ होगी या अंदर की तरफ होगी, दोनों ही हो सकती है। अगर आपने ये स्रोत आवेश धनात्मक लिया है और जो परीक्षण आवेश था वो तो हमने क्या माना? धनात्मक ही माना, तो ये क्यू धनात्मक है और ये परीक्षण आवेश है, दोनों के बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण होगा, मतलब ये जो होगा इस पर बल लगाएगा किस दिशा में? इस दिशा में, ये बल लगाएगा उस पे इस दिशा में, लेकिन जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ये नहीं निर्धारित करता है। कौन निर्धारित करता है? स्रोत आवेश क्यू के कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा। बल तो दोनों ही लगाता, ये भी लगाता, इस पर किस दिशा में लगाएगा? इस दिशा में, लेकिन दिशा कौन बताएगा? स्रोत आवेश इस परीक्षण आवेश पर किस दिशा में बल लगा रहा है, तो ये स्रोत आवेश है, ये परीक्षण आवेश है, इस दिशा में लगेगा, इस दिशा में। परीक्षण आवेश अगर यहाँ आ गया तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे हो जाएगी, यहाँ आ गया तो ऐसे हो जाएगी, यहाँ आ गया तो विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, जैसे जैसे इससे दूर जाते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या आती है? कमी आती है। क्यों आती है? क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होता सूत्र, तो किधर होगी? विद्युत क्षेत्र से बाहर की तरफ, त्रिज्या का मतलब त्रिज्या की दिशा में, जितनी भी त्रिज्याएं होगी उस दिशा में, ऐसे तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। अगर क्यू ऋणावेश है तो मान लिया क्यू ऋणावेश है, धनावेश नहीं है, ऋणावेश है,
ये ऋण आवेश है, ये क्या है, धन आवेश है। तब ये जो ऋण आवेश है ये इस धन आवेश पर बल लगाएगा। कौन सा बल लगाएगा, विजातीय आवेश है तो आकर्षण, तो ये इस पर बल लगाएगा इस दिशा में, ऐसे खींचेगा अपनी ओर, खींचेगा तो कहाँ जाएगा, इसके पास जाने की कोशिश करेगा, ऐसे तो बल होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर है क्यू, ये बल लगेगा इस दिशा में, अगर क्यू यहाँ है तो इस दिशा में। तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो अंदर की तरफ होगी, क्षेत्र के अंदर की तरफ, जहां पर ये क्यू आवेश स्थित है उसकी दिशा में। त्रिज्यी का मतलब त्रिज्या की दिशा में, त्रिज्या एकदम सीधी होती है तो अंदर की तरफ एकदम सीधी होती है। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा, सदिश राशि है तो दिशा तो होगी, या तो इस आवेश से बाहर की तरफ होगी या अंदर की तरफ होगी। त्रिज्यी का मतलब त्रिज्या की दिशा में, ये त्रिज्या होती है, त्रिज्यी का मतलब त्रिज्या की दिशा में होगी, त्रिज्यी along the radius, रेडियस की दिशा। ये होता है किसी भी स्रोत आवेश Q के कारण जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र होता है उसका मान होता है। अब इसके अंदर जो परीक्षण आवेश है वो इस सूत्र में कहीं भी दिख नहीं रहा, इसका मतलब परीक्षण आवेश का विद्युत जो स्रोत आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है उस पर कोई भी रोल नहीं होता, उसका कोई भी प्रभाव नहीं होता, क्योंकि जो उत्पन्न करेगा विद्युत क्षेत्र कौन करेगा, ये करेंगे तो, या तो आप धनात्मक लो या फिर ऋणात्मक लो, ये स्रोत आवेश होता है। परीक्षण आवेश तो आप बाद में लाते हैं, किसका परीक्षण करने के लिए, विद्युत क्षेत्र का, कहां तक उत्पन्न हुआ है, कितना क्षेत्र है उसका। अब ये ए का मान आ गया। आपने सूत्र पढ़ा था F बराबर, परिमाण की बात करते तो खाली आएगा, सदिश होंगे तो दोनों ही सदिश होंगे। अगर आप Q बराबर क्या लिख दो, 1, ऐसा +1, तब F का परिमाण किसके बराबर होगा, या फिर E बराबर क्या होगा, F। ये रिजल्ट है पहला। ये जो हमने सूत्र पढ़ा इसके 3-4 रिजल्ट है, पहला रिजल्ट है, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसको कहते हैं, इकाई धन आवेश को अगर आप लेके आ रहे हो किसी आवेश के पास में, तो उसके कारण इस पर जो बल लगेगा वो किसके बराबर होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगा, ये आपको लिखना। ये क्या कहलाता, ई क्या, इसको कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये होगा बल,
और ये क्या होगा, आवेश। ये आवेश होता है, ये बल होगा, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखनी है। किसकी परिभाषा चाहिए आपको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो आप लिखोगे किसी विद्युत क्षेत्र में, एक शब्द है विद्युत क्षेत्र और एक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा हमने पढ़ ली है, क्या पढ़ी, किसी भी आवेश के चारों तरफ का वो क्षेत्रफल जिसमें अन्य आवेश को लाने पर वो या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है, वो क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। वो तो क्षेत्र था, क्षेत्र का मतलब एरिया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसको कहते हैं, जैसे यहां पर रखा ये आवेश, यहां रखोगे परीक्षण आवेश तो ज्यादा बल लगेगा, यहाँ रखोगे और कम लगेगा, यहाँ रखोगे और कम लगेगा। इसका मतलब जैसे जैसे दूर जा रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो रही है, कम हो रही है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो उस क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर क्या होती है, अलग अलग हो सकती है, एक समान नहीं रहती। जैसे जैसे दूर जाएंगे कम होती जाएगी, जैसे जैसे पास आओगे ज्यादा होती जाएगी। तो ये दोनों शब्द क्या है, अलग अलग है, इनका अर्थ भी अलग अलग है। विद्युत क्षेत्र तो एरिया होता है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम किसको कहते हैं, किसको कहते हैं। ये सूत्र किसका है, विद्युत क्षेत्र का नहीं है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो किसी विद्युत क्षेत्र में, ये विद्युत क्षेत्र था, उसमें आप एक आवेश लेके आ रहे हैं, कितना आवेश लेके आ रहे हैं, एक कूलाम धन आवेश, इकाई धन आवेश। लाने पर इकाई धन आवेश लाओगे तो क्या होगा, बल अनुभव करेगा। ये अपने पास सूत्र था F बराबर क्यू ई। अगर आप इसमें Q की जगह 1 रख दोगे प्लस का, और Q क्या है, आवेश है, तो F बराबर E हो जाएगा, या फिर E बराबर F हो जाएगा। तो किसी विद्युत क्षेत्र में इकाई धन आवेश लाने पर उस आवेश द्वारा जो बल अनुभव किया जाता है वही क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अगर इकाई धन आवेश है तो जितना वो बल अनुभव करेगा वही क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना, दोनों सेम ही है। किसके लिए सेम है, इकाई धनावेश के लिए सेम है, बाकी सबके लिए क्या हो सकता है, अलग हो सकता है, एफ और ई। तो अगर आप आवेश क्यू की जगह प्लस का 1 कूलाम रख दोगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। किसी विद्युत क्षेत्र में इकाई धनावेश लाने पर उस आवेश द्वारा जो बल का अनुभव किया जाता है, जितनी मात्रा में उसको बल अनुभव होता है वही क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। पहला रिजल्ट है ये। ठीक है, बाकी के रिजल्ट कब, कल पढ़ेंगे, 2-3 रिजल्ट और है। तो ये अच्छे से पढ़ के आना, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये समझे हुए होंगे तो आगे वाले तीनों समझ में आ जाएंगे। ये आगे ना समझ में, विद्युत क्षेत्र किसको कहते हैं, एक बार घर पे वापस पढ़ लेना, पढ़ के आना।